हेलो फ्रेंड्स, केवल पॉलिटी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, ऐसी कामना हम माँ भारती से करते हैं। आप सभी एक बात का अच्छे से ध्यान में रखें कि जो भी मटेरियल आपको पढ़ना है वो एक कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों के आधार पर आपको पढ़ना है, ठीक है ना। एक अच्छी रणनीति के साथ आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। तो आइए आज हम 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, इससे पहले भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए बहुत सारे कानून आ चुके हैं। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके आने का अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारण था। वो महत्वपूर्ण कारण था, एक तो 1793 के अंदर जो 20 वर्षों का कंपनी को जो व्यापार करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था, वो समय अब समाप्त होने जा रहा है, ठीक है। अब वापस से 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। हम अभी पढ़ेंगे कि व्यापारिक एकाधिकार क्यों समाप्त किया जाता है, ठीक है। परंतु अब भी कंपनी का राजनीतिक एकाधिकार बना हुआ है, तो उस राजनीतिक एकाधिकार के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का समय और दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस 20 वर्षों के समय को आपको ध्यान में रखना है। 1793 में तो व्यापार करने के लिए 20 वर्षों का समय दिया जाता है, परंतु 1813 के चार्टर एक्ट में राजनीतिक अधिकारों के लिए राजनीतिक कारणों से 20 वर्षों का समय दिया जाता है। किसको? कंपनी को, ठीक है। तो हम 1813 के चार्टर की सबसे पहले पृष्ठभूमि मतलब कि इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए इसकी पृष्ठभूमि जानना बेहद आवश्यक है। हालांकि पॉलिटिकल में इसकी पृष्ठभूमि से ज़्यादा इसके आंतरिक मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, परंतु फिर भी आप सभी को किसी भी चीज़ के आने से पहले उसका कारण जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 1813 का चार्टर लाया इसलिए गया क्योंकि एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, वो है नेपोलियन बोनापार्ट। काफ़ी बच्चों ने नाम सुना है, ऐसी बात नहीं है। जिसके पास हिस्ट्री है, जिसके पास हिस्ट्री नहीं है, फिर भी नेपोलियन का नाम उन्होंने सुना है, ठीक है। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। फ्रांस में इनका इतना तानाशाही शासन भी था हालांकि, परंतु ये इतने राष्ट्रवादी थे, पूरे यूरोप तक को इन्होंने क्या कर लिया था? जीत लिया था, परंतु इंग्लैंड को ये नहीं जीत पाए थे। इस वजह से ये इंग्लैंड को भी विजित करना चाहते थे, ठीक है। तो इंग्लैंड को नहीं जीतने का कारण क्या था? ये जीत क्यों नहीं पाए थे इंग्लैंड को? इसलिए क्योंकि उस समय इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत थी। उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होने का कारण भी क्या था? ब्रिटेन ने अपने अंदर बहुत सारे उपनिवेशों को समाहित कर रखा था। उसके अंतर्गत बहुत सारे उपनिवेश आते थे, और वो उपनिवेश कौन कौन से थे? जिसमें भारत भी आता था। बहुत सारे पूर्वी एशियाई देश आते थे, दक्षिणी अफ्रीकी देश भी आते थे, अमेरिका भी आता था। इसलिए आप सभी इस चीज़ को ध्यान में रखना कि इंग्लैंड ने अपनी औपनिवेशिक शक्ति दूसरे देशों से प्राप्त की थी। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत भी वो दूसरों देशों के माध्यम से ही कर रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो भी उसके ऊपर आश्रित देश थे, उसके ऊपर आश्रित जो राज्य थे, उनको यह आदेश दिया कि आप क्या करें, जो इंग्लैंड से आपका व्यापार होता है उस व्यापार को बंद कर दें। फ्रांस के अंदर जो भी नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन देशों को जीता था, उन देशों को उसने क्या किया? आदेश दिया कि आप सभी क्या करें, इंग्लैंड के साथ व्यापार को अब क्या कर दें? बंद कर दें। इससे क्या होगी? इससे इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, और कमज़ोर होगी तो हम इंग्लैंड को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। आपको ध्यान में इतनी बात रखनी है कि कोई भी देश की अगर किसी भी देश को आपको पंगु करना हो तो उसे आर्थिक दृष्टिकोण से पंगु कर दें, आर्थिक दृष्टिकोण से उसे कमज़ोर कर दें। तो आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होगी तो अपने आप ही तकनीकी व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी, परमाणु शक्ति, सैनिक शक्ति,
सभी की सभी क्या हो जाएगी, अपने आप ही कमज़ोर हो जाए। आज अमेरिका की शक्तिशाली होने का कारण उसकी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहता कौन है, तो वो रहता है इंग्लैंड, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब इंग्लैंड के अंदर क्या हो चुका है, व्यापार बंद हो चुका है। यूरोप के जो देश थे वही इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं कर रहे थे। अब इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति अब क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। फ्रांसीसी भारत में भी थे, इन्होंने भी भारतीयों पर दबाव डाला कि आप भी क्या कर दे, अंग्रेज़ों को क्या नहीं दे, अंग्रेज़ों को अपना माल भारत में नहीं आने दे और न ही अपना माल वहाँ बेचेंगे। ऐसी स्थिति नेपोलियन बोनापार्ट ने पैदा कर दी थी और ऐसी ही स्थिति को कहते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था। हर एक महाद्वीप में ये व्यवस्था की गई नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कि वो इंग्लैंड के साथ जो भी व्यापार होता है उसे क्या कर दे, उसे बंद कर दे, ठीक है ना। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा इंग्लैंड के अंदर और आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, ठीक है ना। अब स्थिति कमज़ोर हो गई, जो व्यापारी वर्ग था इंग्लैंड का उसने ये मांग करना शुरू कर दिया कि हमें भी इंग्लैंड से बाहर जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यापार करने की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के माल को तो अब कहीं भी खरीदा नहीं जा रहा था, ना ही उसे अब बेचा जा रहा था। इसलिए कंपनी का माल अब क्या हो चुका था, बंद हो चुका था, उसका व्यापार बंद हो चुका था। इसलिए क्या किया गया, इसलिए जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको भारत में व्यापार करने की अनुमति इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई, ठीक है ना। एक कारण तो था हमारा नेपोलियन बोनापार्ट, इसकी महाद्वीपीय व्यवस्था, जिसकी वजह से इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, ठीक है। अब दूसरा कारण क्या था कि ब्रिटेन की जो अन्य कंपनियां थी, जो अन्य व्यापारिक वर्ग था, उसने भी क्या कर दिया, व्यापार करने की मांग को शुरू कर दिया। तीसरा इसका कारण था ब्रिटेन के अंदर ईसाई मिशनरियों के द्वारा भी मांग की जाने लगी कि वो क्या करें, हमें भी इंग्लैंड से बाहर जाकर के धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान करें, ठीक है। और चौथा कारण ये था कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद की या ब्रिटिश क्राउन की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट भी किया गया, ठीक है ना। जो भी कानून बनेंगे उसके ऊपर सबसे ऊपर कौन होगा, उन कानूनों के ऊपर, कंपनी के कानूनों के ऊपर, कंपनी के कार्यों के ऊपर सबसे ऊपर होगा ब्रिटिश क्राउन, ठीक है ना, या ब्रिटिश संसद, ठीक है। इसमें पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया कि अब जो भी कानून होगा, जो भी भारतीय प्रदेश होंगे, वो सारे के सारे किसके अंडर में आएंगे, वो आएंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि संवैधानिकता को सबसे पहली बार जो पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया वो किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं 1813 का ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, इसके पूरे के पूरे प्रावधानों को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी एक्ट को 1813 का चार्टर एक्ट भी कहते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम तो किया यही गया कि कंपनी को 20 वर्षों के लिए भारत में भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण करने का राजनीतिक अधिकार दे दिया गया। मतलब कि जो भी प्रदेश थे भारतीय, उनके ऊपर नियंत्रण का अधिकार दिया गया और राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार भी किसको दिया गया, कंपनी को दिया गया। मतलब कि ये शासन का अधिकार दिया गया है, क्योंकि व्यापारिक एक अधिकार को तो अब समाप्त कर दिया जाए। अब जो भी भारतीय प्रदेश थे, जो भी राजस्व का नियंत्रण कंपनी के हाथ में था, ये सब काम तो करेगी कौन, कंपनी। परंतु एक काम ये किया गया कि जो भी भारतीय प्रदेश थे उनके ऊपर किसकी प्रभुसत्ता रहेगी, उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन की प्रभुसत्ता रहेगी, ठीक है ना। ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व ऐसे कैसे बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ठीक है। अब एक काम और किया गया, सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि इस एक्ट से 2014 जून 2014 में यूजीसी नेट के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा एक्ट था जिसके अंदर कंपनी के सीमित व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था।
तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो अंग्रेजों के यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण से, यह आपको बता चुकी हूँ मैं कि किस वजह से बंद हुआ था। ठीक है, तो कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। परंतु क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है सीमित एकाधिकार, सीमित व्यापारिक एकाधिकार, तो सीमित व्यापारिक एकाधिकार इसलिए था क्योंकि पूरी तरीके से अभी तक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया है, क्योंकि अभी भी चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार भारत से हो रहा था वो अभी तक बंद नहीं हुआ है, वो अभी तक ऐसे कैसे बना हुआ है। तो कुछ शर्तों के साथ चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार ऐसे कैसे कंपनी का जो व्यापार है बना रहेगा। ठीक है ना, अब ये काम तो हो चुका है, परंतु इंग्लैंड में इस समय क्या चल रहा था, जो ब्रिटेन की अन्य कंपनियां थी, जो व्यापारिक वर्ग था, वो क्या कर रहा था, वो भारत में व्यापार करने की मांग कर रहा था। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत अन्य व्यापारियों को भी भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, अब क्या है, व्यापारियों को क्या मिल गया है, भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल चुकी है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार थोड़ा थोड़ा समाप्त होने लग गया है। ब्रिटिश सरकार जो थी वो अपने उद्देश्य में कामयाब होती जा रही है, क्योंकि वो शुरू से ही किस पर पाबंदी लगाना चाहती थी, कंपनी के एकाधिकार पर पाबंदी लगाना चाहती थी। अब यहाँ से कंपनी का शासन क्या हो चुका है, धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। अब कंपनी के बारे में अंतिम निर्णय का जो अधिकार है वो ब्रिटिश सम्राट ही लेगा। ठीक है ना, क्योंकि कानून भी कौन बना रहा है, ब्रिटिश सम्राट ही बना रहा है, ब्रिटिश संसद में ही बन रहे हैं, तो ब्रिटिश सम्राट ही क्या है, अंतिम निर्णय लेंगे। परंतु वित्तीय मामलों को कंपनी को ही सौंप दिया गया। ठीक है ना, जो भारत में वित्तीय मामले थे उन वित्तीय मामलों को किसे सौंप दिया गया, कंपनी को ही सौंप दिया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि राजस्व नियंत्रण की शक्ति किसे दी गई, कंपनी को दी गई थी, और भारतीय प्रदेशों पर नियंत्रण की शक्ति भी किसे दी गई, कंपनी को दी गई है। प्रथम बार इस एक्ट में क्या किया गया, ब्रिटिश सत्ता की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया, क्योंकि कंपनी अब जो भी कुछ कानून बनाएगी, सैनिकों के लिए बनाएगी या किसी भी चीज़ के लिए अगर बनाती है कानून, या कुछ भी वित्तीय मामलों पर कोई कानून बनाती है, या राजस्व कलेक्ट करने के लिए कोई भी प्रावधान करती है, तो याद रखना इन सबसे ऊपर होगा कौन, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है ना, तो ब्रिटिश क्राउन की संवैधानिक स्थिति को इस समय क्या कर दिया गया, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि सबसे ऊपर कोई भी कानून विधियों से ऊपर किसकी विधियां होंगी, ब्रिटिश क्राउन के निर्णय ही सर्वोपरि होंगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना है। अब इस एक्ट के द्वारा प्रथम बार ब्रिटिश सत्ता की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया, क्योंकि भारतीय राजस्व से खर्च करने वाले जो भी नियम पद्धतियाँ थीं किसके द्वारा बनाई गई थी, सारी की सारी नियम पद्धतियाँ हमारे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इसी चार्टर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई जो भी विधियां हैं, कलकत्ता में भी विधियां बन रही थी, कानून बन रहे थे, बम्बई मद्रास में भी बन रहे थे, और ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी ही बम्बई और मद्रास के लिए क्या बना रही थी, कानून बना रही थी। अब इनकी सरकारें जो भी कानून बनाएगी उन सब का अनुमोदन अब कहाँ होगा, ब्रिटिश संसद के अंदर होगा। कहाँ होगा, ब्रिटिश संसद के अंदर उन सब का अनुमोदन होना अब क्या कर दिया गया, इस चार्टर एक्ट के तहत अनिवार्य कर दिया गया। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का अनुमोदन ब्रिटिश संसद में होना अनिवार्य किस एक्ट के तहत किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत यह अनुमोदन होना अनिवार्य कर दिया गया था। अब क्या हो गया, ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियां अब भारत में लागू नहीं हो सकती, इसलिए ब्रिटिश संसद में इन विधियों का अनुमोदन होना अब क्या हो गया, आवश्यक कर दिया गया। एक और काम किया गया, कंपनी को शासन का अधिकार तो दे ही दिया था, राजनीतिक अधिकार दिया है, तो शासन का अधिकार भी मिल चुका है। इसके तहत अब वे क्या कर सकेंगे, भारत में गवर्नर जनरल, विभिन्न प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्ति और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार किसे मिल गया है, इस कंपनी को मिल चुका है। मतलब कि
यहाँ पर नियुक्ति का अधिकार भी किसे दे दिया गया है? जो उच्च पद थे भारत में, उन उच्च पदों पर नियुक्ति का अधिकार भी किसे मिल गया है? कंपनी को मिल गया है। मतलब कि राजनीतिक एक अधिकार की शक्ति इनके पास अभी भी बनी हुई है, ठीक है ना। गवर्नर जनरल की नियुक्ति, प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्ति और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति। अभी याद रखना, अभी बंगाल के ही गवर्नर जनरल चल रहे हैं, भारत का गवर्नर जनरल पदनाम अभी नहीं आया है, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नर जनरल जो बंगाल का रहेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल इसलिए कहा गया क्योंकि बंगाल को ही सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु माना गया था। बंगाल को ही राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, इसलिए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था, ठीक है। अब क्या है, नियुक्ति का अधिकार मिल गया है, परंतु ये जो नियुक्त करेंगे इन व्यक्तियों को, उन नियुक्ति में भी किसकी स्वीकृति आवश्यक होगी? तो वो होगी ब्रिटिश क्राउन की, ठीक है। वैसे ही इसकी सर्वोपरिता आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जो भी अब कानून बनेंगे, विधियाँ बनेंगी या फिर कोई भी नियुक्ति भी होगी तो उनके ऊपर सर्वोपरिता किसकी होगी? ब्रिटिश क्राउन की होगी, ठीक है। अब भारतीयों में किसे आने की अनुमति मिल चुकी है? ब्रिटिश व्यापारियों को। इन्हीं के साथ इंजीनियर भी भारत में आएंगे ब्रिटेन के, और यहाँ पर बसने की भी उनको अनुमति प्रदान कर दी गई थी, ठीक है ना। लेकिन ये ब्रिटिश व्यापारी और इंजीनियर जो भारत में आ रहे हैं, इनको आने से पहले क्या करना होगा? जो हमारा नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, उससे लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था कि आप बिना लाइसेंस के भारत में नहीं आ सकते, ठीक है ना, भारत में नहीं रह सकते, ठीक है ना। इससे स्पष्ट हो गया कि नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को इस एक्ट के तहत क्या किया गया? नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित भी किया गया और इसके विस्तार को भी हमें बताया गया, ठीक है ना। इसके विस्तार को धीरे धीरे बढ़ाया गया क्योंकि नियंत्रण बोर्ड जो था डायरेक्ट ही किसका शासन था? डायरेक्ट ही ब्रिटिश क्राउन का शासन था। इसमें जो 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे, वो चारों प्रिवी काउंसिल के सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा तो नियुक्त किए गए थे और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही उनको हटाया जाता था, ठीक है ना। तो सीधे सीधे नियंत्रण बोर्ड में किसका अधीक्षण था? तो किसका अधीक्षण था? ब्रिटिश क्राउन का अधीक्षण था। इसलिए नियंत्रण बोर्ड की शक्ति अब क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है और इसे इस एक्ट के तहत परिभाषित भी किया गया। इतना आपको समझ में आ चुका है। अब क्या है, इस एक्ट के तहत एक और काम किया गया, वो था स्थानीय निकायों में। स्थानीय स्वशासन का जो काम होने चला था, वो अब हमारे 1813 के चार्टर में स्पष्ट दिखाई देता है कि स्थानीय निकायों की स्थापना कब हो चुकी थी? 1813 के चार्टर एक्ट से पहले ही हो चुकी थी। आज के हम जो स्थानीय निकाय देखते हैं, आज के जो हम पंचायती व्यवस्था देखते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे 1813 के चार्टर में कहीं ना कहीं दिखाई भी देता है, क्योंकि स्थानीय निकायों द्वारा किया गया शासन कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा शासन माना जाता है, क्योंकि ऐसे छोटे स्तर तक हम अगर राजनीतिक पहुंच बनाई जाए तो उस राष्ट्र का शासन बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। अब क्या है, स्थानीय निकाय किसने बनाए? अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। अब इन स्थानीय निकायों को एक अधिकार मिल गया। कौन सा अधिकार? इन्हें कर लेने का अधिकार मिल गया, कर लगाने का अधिकार मिल गया, ठीक है ना। किनके ऊपर? भारतीयों के ऊपर, भारतीय लोगों के ऊपर कर लगाने का अधिकार मिल गया। ये स्थानीय निकाय बनाए किसने थे? अंग्रेज़ों ने बनाए थे। तो इनके अंतर्गत आने वाले कोई भी भारतीय क्षेत्र थे या भारतीय लोग थे, उनके ऊपर ये क्या कर सकते हैं? कर लगा सकते थे। जैसे सफाई कर लगाना, चौकीदारी कर लगाना, ऐसे बहुत सारे कार्य थे जिनके ऊपर ये कर लगा सकते थे। और अगर कर नहीं देते हैं तो इनके लिए दंड का प्रावधान भी इस एक्ट के तहत किया गया था, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब पहली बार अंग्रेजों को भारत में शिक्षा के ऊपर खर्च करने की भी क्या है, ज़रूरत महसूस हुई। वो भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया। इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय साहित्य और विज्ञान ही एक ऐसी चीज़ था जिसकी वजह से भारत काफ़ी मजबूत था।
क्योंकि भारतीयों का ज्ञान विज्ञान काफ़ी उच्च स्तर का था, परंतु ये इस ज्ञान विज्ञान में क्या करना चाहते थे, परिवर्तन करना चाहते थे। भारतीय ज्ञान और विज्ञान में अगर ये परिवर्तन करना चाहते थे तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। वो ये था कि बहुत सारे भारत में ऐसे लोग भी थे जो ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं कर पाते थे, ब्रिटेन की वस्तुओं को नहीं खरीदते थे। इसके पीछे था भारतीय संस्कृति, भारतीय कला एवं भारतीय साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान, ठीक है ना। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम भारतीयों की जो शिक्षा प्रणाली है इसको ही क्या कर दें, इसको ही हम बिल्कुल उलट पुलट करके रख देंगे, इनकी शिक्षा प्रणाली को ही बिल्कुल चेंज कर देंगे, इनके साहित्य में ही क्या कर देंगे, बिल्कुल अलग कर देंगे। जबकि हुआ ये कि इन्होंने हमारे ज्ञान विज्ञान को लिया, संग्रहित किया और यहाँ से इतना दूर लेके चले गए कि भारतीयों का ज्ञान कोश ही समाप्त होने के कगार पर आ गया, ठीक है ना। अब पहली बार आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि शिक्षा से संबंधित पहली बार प्रावधान किस एक्ट में किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था, क्योंकि 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि खर्च करने का प्रावधान इसमें किया गया था, ठीक है ना। एक चीज़ और की गई कि ईसाई मिशनरी जो यूरोप के अंदर, जो इंग्लैंड के अंदर मांग कर रहे थे कि वो भी इंग्लैंड से बाहर जाकर के धर्म प्रचार करेंगे, इससे क्या होगा, इंग्लैंड की स्थिति और भी मजबूत होगी, ईसाई धर्म और भी ज़्यादा विश्व में फैलेगा। परंतु ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का और भारतीयों द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने के लिए इनके ऊपर जो अमानवीय अत्याचार किए जाएंगे उसका प्रभाव आपको 1857 की क्रांति में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें कहा जाता था कि जो कोई ईसाई धर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा, उसके साथ व्यापार नहीं किया जाएगा, लगान वसूली माफ़ नहीं की जाएगी। जो कोई धर्म को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके व्यापार को भी क्या कर दी जाएगी, व्यापार को भी अनुमति प्रदान की जाएगी, उसके माल को हर कहीं बेचा जाएगा, सेना में भारतीय लोगों को क्या दिया जाएगा, भर्ती दी जाएगी, सिविल सेवाओं में भेजा जाएगा। काफ़ी कुछ प्रलोभन भारतीयों को दिए गए, परंतु इसका प्रभाव जो देखा गया था वो 1857 की क्रांति में आप स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। आशा है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। और इस चैनल के आगे आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।